नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकलिस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि 2022 में रक्षा बजट आने वाला है और इस साल का ये जो रक्षा बजट है वो काफी महत्वपूर्ण भी होगा। कहा जा रहा है कि इस रक्षा बजट में पनडुब्बियां हो, ड्रोन हो या युद्धपोत, इसके अलावा विमान वाहक पोतों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार ने मार्च 2022 से पहले नए उपकरण, हथियार, लड़ाकू जेट आदि खरीदने के लिए रक्षा क्षेत्र के लिए अलग से रखे गए 4.78 लाख करोड़ रुपए में से 19% खर्च करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। दरअसल उसका कहना है कि पैसा एक कोष में जा सकता है और अगले साल खर्च किए जाने की इसकी संभावना है। भले ही जो लोग ये भी मानते हैं कि 1 फरवरी को आने वाला बजट भारत की नौसेना को मजबूत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि रक्षा के लिए भारत का आवंटन पूर्ण रूप से बढ़ेगा, लेकिन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये छोटा रह सकता है। भारत का रक्षा बजट पिछले 5 वर्षों में जीडीपी के लगभग 2% पर स्थिर रहा है। जहां भारत अपनी जमीनी सीमाओं पर चीन से लगातार जूझ रहा है, तो वहीं इस साल के बजट में समुद्र पर अपनी सेना के निर्माण और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। ये काफी हद तक इसीलिए भी है क्योंकि हिंद महासागर में चीन का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में जैसे चाइना ने 035 मिंग श्रेणी की जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है वो म्यांमार को गिफ्ट की थी, और ये एक चिंता वाली बात भारत के लिए भी है। और ऐसे में चाइना हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और लगातार भारत भी डिफेंस के क्षेत्र में कई कदम उठा रहा है, जिनमें कि LNT और मझगांव डॉकयार्ड दोनों को पनडुब्बी के अगले सेट के निर्माण के लिए भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में चुना गया है। और इस परियोजना, जिसका लक्ष्य P-75I पनडुब्बियों का निर्माण करना है, इसमें 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। और भारतीय सशस्त्र बल भी पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमताओं का निर्माण करके अधिक समुद्री निगरानी ड्रोन खरीद कर और करीबन भारतीय नौसेना के लिए इसी तरीके के जो ड्रोन से उन्हें 300 की संख्या में बढ़ाकर अपना बचाव करेगी। आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 में एलारा कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना का बेड़ा 150 जहाजों और पनडुब्बियों पर खड़ा है और तटरक्षक बेड़े 130 जहाजों पर हैं। इनमें से प्रत्येक के 2027 तक 200 जहाजों तक बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम अवधि में 165 युद्धपोतों के लिए ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। भारत सरकार के उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया है कि 2027 तक नौसेना का अनुमानित पूंजी बजट 4.5 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने ईस्टर्न कमांड का दौरा किया। इस दौरान वो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने दिखाई दिए। यहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही उनके साथ कई सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। दोस्तों, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS रणवीर के जो इंटरनल कंपार्टमेंट है, वहां पर एक विस्फोट हुआ जिसमें नौसेना के 3 कर्मियों की जान चली गई और 11 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्फोट AC कंपार्टमेंट में गैस लीक होने की वजह से हुआ। विस्फोट के समय आंतरिक डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था। जान गंवाने वाले 3 नाविक ही डिब्बे के ऊपर के फर्श पर थे। कहा जा रहा है कि विस्फोट के कारण काफी मलबा निकल गया और डेक पर सवार 3 जो नाविक थे वो उसके नीचे फंस गए। कहा जा रहा है कि विस्फोट का संबंध किसी गोला बारूद से नहीं है। INS रणवीर यहाँ लंबे समय से था क्योंकि वो पूर्वी नौसेना कमान से सीमा पार ऑपरेशनल तैनाती के लिए आया था। धमाके के बाद कुछ लोग दौड़ते हुए भी जमीन पर गिर गए। आग बुझाने की कोशिश भी की गई थी। नौसेना अब इस मामले को काफी करीबी से देख रही है। एक युद्धपोत पर कई ऑपरेशनल संबंधी मुद्दे भी होते हैं। कई लाइनें, एयर कंडीशनिंग, गैस, गोला बारूद और पानी की आपूर्ति एक जहाज के समांतर चलती है। अन्य वाहनों के विपरीत युद्धपोत को संचालन के दौरान बंद नहीं किया जा सकता है और ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि INS रणवीर को अक्टूबर 1986 में नौसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, शहीद हुए इन 3 नौसेना के जवानों के लिए भावहीन श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक परिवार ने भारत से जुर्म से निजात दिलाने की अपील की है। मुजफ्फराबाद के एक परिवार को प्रशासन ने उसके घर से बाहर निकाल दिया है और इसके चलते उन्हें सर्द मौसम में सड़क में रात गुजारनी पड़ रही है। और अपने परिवार के मुखिया के रूप में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगी है और मामले में दखल देने की अपील की है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि भारत को इस मामले में दखल देनी चाहिए। ये वीडियो वसीम मलिक का है, जिसमें कि उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं जो सड़क पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, POK को लेने का वक्त इसीलिए भी आ गया है कि वहाँ के लोग अब खुद अपील कर रहे हैं भारत से कि उन्हें वापस भारत में मिला लिया जाए। और भारत POK को तभी अपने साथ मिला पाएगा जब भारत पूरी तरीके से हथियार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और चाहे 2 फ्रंट वार हो, चाहे 3 फ्रंट वार हो, सारी चुनौतियों को एक साथ उनका सामना करने के लायक हो जाए। और अकेले तो हम पूरा
पीओके को कब साफ कर देंगे पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो समस्या है वो यहाँ पर इस वक्त चाइना है। उसने बेवजह की उलझन भारत के सामने पैदा कर दी है, जो कि आज एक समस्या और एक सरदर्द बनकर खड़ा है। मेक इन इंडिया को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल दुनिया भी भारत के हथियारों के लोहे को मान रही है और ऐसे में अब मॉरिशस को HAL उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 का निर्यात करेगा। HAL ने मॉरिशस सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसका इस्तेमाल मॉरिशस पुलिस फोर्स करेगी। मॉरिशस सरकार पहले से ही HAL द्वारा निर्मित DO-228 विमान भी संचालित करती है। HAL ने अपने बयान में कहा कि इस अनुबंध के साथ HAL और मॉरिशस सरकार ने 3 दशक में लंबे समय से चले आ रहे अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। आपको बता दें कि मॉरिशस की पुलिस हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस को ऑपरेट करती है और पहले से ही वो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और सपोर्ट HAL के द्वारा दिया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने पूर्वोत्तर से लेकर चीन के साथ जारी तनाव तक के बारे में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने सियाचिन पर जो बयान दिया उसकी चर्चा काफी हो रही है। सेना प्रमुख ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर को सेना मुक्त रखने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है कि NJ-9842 के उत्तर में 110 किलोमीटर की वास्तविक सीमा रेखा यानी कि AGPL को स्वीकार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को स्वीकार करना होगा कि उसकी स्थिति क्या है और हमारी क्या है, और सेना की किसी भी तरीके की वापसी से पहले दोनों देशों को उस रेखा यानी कि डॉटेड लाइन पर दस्तखत करने होंगे। इस समय वास्तविक सीमा रेखा सालतोरो पहाड़ियों के साथ लगी हुई है और ये सियाचिन के पश्चिम में स्थित है। यहाँ भारतीय सेना उन ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात है जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। सियाचिन को सेना से मुक्त करने के मामले में 13 बार बातचीत हो चुकी है और आखिरी वार्ता साल 2012 के जून महीने में रावलपिंडी में हुई थी। चीन और पाकिस्तान की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों के लिए ये मामला और जटिल होता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन शिनजियांग के यारकंद को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद से जोड़ने वाली सड़क बनाने पर विचार कर रहे हैं और सड़क साक्षगाम घाटी के जरिए इन स्थानों को जोड़ेगी, जो एक 5193 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसे कि पाकिस्तान ने साल 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। क्षेत्र के नक्शे में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रीमो ग्लेशियर, टेराम शहर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर हैं। इन ग्लेशियरों के आसपास उत्तर में PLA नियंत्रित साक्षम घाटी और यारकंद घाटी, पश्चिम के POK और पूर्व में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के सामने अक्साई चीन में PLA की युद्ध सामान तैनाती वाले क्षेत्र शामिल है। और चीनी सेना का इतिहास रहा है कि वो अधिक आक्रामक रहती है, भड़काऊ हरकतें करती है और नियमों और संधियों का कतई पालन नहीं करती। सेना प्रमुख को भी प्रस्तावित मुजफ्फराबाद साक्षगाम यारकंद घाटी सड़क की जानकारी है, जो न केवल चीन पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी बल्कि उत्तर में भारतीय सेना के लिए दोनों मोर्चों पर खतरा पैदा करेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि DRDO और लार्सन एंड टुब्रो एक लाइट टैंक पर काम करना शुरू कर चुके हैं और ये अब अपने फैब्रिकेशन के चरण में पहुंच गया है और 2023 में ये सामने आ जाएगा। लेकिन अब साउथ कोरिया की फर्म हनवा डिफेंस सिस्टम ने कहा है कि वे भारतीय सेना की जो लाइट टैंक परियोजना है उसके तहत अपना K-21 लाइट टैंक भारत को देगी, जिसमें कि वो नए हथियार और मिशन सिस्टम के अलावा लोकल इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर दिखाएगी। आपको बता दें कि भारतीय सेना की RFI में 350 लाइट टैंक खरीदे जाने की योजना है। ऐसे में हनवा डिफेंस सिस्टम ने कहा है कि वो एक्टिव और पैसिव किल क्षमता को K-21 में भारतीय सेना के हिसाब से फिट करेगी, जिसमें कि स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, लेजर वार्निंग सिस्टम, NVC फिल्टर, प्रेशराइजेशन सिस्टम और इंस्टेंट फायर डिटेक्शन, इसके अलावा सप्रेशन भी शामिल होगा। और कंपनी भारतीय सेना की और भी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसका 105 mm टर्रेट और 42 डिग्री का एलिवेशन एंगल भारतीय सेना को हाई एल्टीट्यूड में बेहतर मारक क्षमता प्रदान करेगा और ये -10 डिप्रेशन एंगल में भी फायर कर सकता है और इसका टर्रेट भारतीय लाइट टैंक्स के हिसाब से खरा उतरता है। दोस्तों, भारत की लोहिया ग्रुप ने साल 2019 में इजरायली कंपनी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को खरीदा था और ये कंपनी माहिर है एरोस्पेस और मिलिट्री कार्बन फाइबर अनग्लास फाइबर कंपोजिट कंपोनेंट्स बनाने के लिए, और ये कंपनी कई इजरायली फर्म की सब वेंडर भी है जो कि उनको कार्बन स्ट्रक्चर की सप्लाई करती है। लोहिया ग्रुप अब उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है और इसमें 90% कार्बन कंपोजिट फ्यूजलाज विंग का निर्माण किया जाएगा इजरायली आर्म ड्रोन्स और लोइटरिंग म्यूनिशंस के लिए। 206 और P-8I मैरिटाइम एयरक्राफ्ट की खरीद के सौदे को रद्द करने के बाद अब भारतीय नौसेना DRDO के C-295 मल्टी मिशन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में विचार कर रही है, जिसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी ऑफर किया गया।
और नेवी डीआरडीओ के साथ नेत्रा सूट के लिए बात कर रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना नेवियल वेरिएंट रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में बातचीत कर रही है। साथ ही डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे हेल क्लास यूएवी के बारे में भी चर्चा चल रही है, जो कि अपने फैब्रिकेशन के स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, रशिया ने एक बार P-800 एक्सपोर्ट वेरिएंट का ऑफर किया था वियतनाम और इंडोनेशिया को। साथ ही रशिया दोनों में से किसी भी तरीके का प्रॉफिट शेयर नहीं लेना चाहता था, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए बाधा भी पैदा करे। रशिया ने अब ब्रह्मोस एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस दे दी है, क्योंकि फिलीपींस सीधा रशिया से किसी भी तरीके की मिसाइल नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंध रशिया पर लगे हुए हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की मंजूरी अब अमेरिका की तरफ से मिल गई है, क्योंकि चाइना का जो नेवल एग्रेशन है ये एक कारण बना है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलीपींस अब एक अच्छे स्तर पर पहुंच गया है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को खरीदने के लिए, और भारत अब एक बड़ा महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है फुल रेंज एडवांस और एफोर्डेबल वेपन्स को देने के लिए चाइना के दुश्मन देशों को, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।